Hello, my dear students. Welcome you all once again on the platform of Chemistry वाला डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने हमारे लास्ट दो लेक्चर्स को देख रखा होगा। हम यहाँ पे सोल्यूशन के लेक्चर 3 की बात करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। दूसरी लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक है फिजिकल मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर हम लोग ग्राम पर लीटर की बात कर चुके थे, जिसको हमने स्ट्रेंथ कहा था, राइट। सो वो तो कवर हो चुका है। देयर आफ्टर हमने बात कर रखा है W/W% का। ठीक है, आज हमें बात करनी होगी V/V% की, और फिर बात करेंगे W/V% की, ppm, ppb, ये सब कुछ हमें कवर करना होगा आज की इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर मुझे लगा कि आज हमें मोलैरिटी करनी चाहिए, सो फिर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ वीडियो हम उसको भी कवर करेंगे। अदरवाइज वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें सारा कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और V/V परसेंट से या परसेंटेज V/V, जिसे आप कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। हाँ, कहीं कहीं पर ये परसेंटेज V/V जो है ना, ये आपको वॉल बाय वॉल, परसेंटेज वॉल बाय वॉल के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, सो ऐसा हो या ये ऐसा हो या ये ऐसा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी मैं बता दूं, इसको आप कह सकते हैं आयतन बटे आयतन प्रतिशतता, या आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं, सिंपली आयतन प्रतिशतता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये इनके नाम है। ठीक है, अब हमें समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। इनफैक्ट इसके डेफिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। इस पर बेस्ड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, या कोई एक बेहतरीन न्यूमेरिकल हो सकता है, जिसके साथ में हमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तमाम चीजों को इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया जाएगा, और उसके अंदर जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे परसेंटेज V/V आपको नजर आएगा। सो देर न करते हुए हम इसके डेफिनेशन को कवर करते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इसका डेफिनेशन याद करना है, सो मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि जैसे ही हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म कवर होगा, उसके बाद हम आपको देंगे नोट्स, जो टेलीग्राम पर भी होगा, व्हाट्सएप पर भी होगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होता है कि इफ सॉरी द नंबर ऑफ milliliters of solute dissolved in 100 ml of solution is expressed as percentage V/V। ठीक है, हाँ, आप इसी डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते थे कि जहां पे मैंने लिखा है द नंबर ऑफ ml ऑफ सोल्यूट, वहां आप लिख सकते थे द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in milliliters present in 100 ml of
solution is known as percentage v by v। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया जहां हमने इसको कोरिलेट किया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ। मतलब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेसिकली, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमसे ये कहा गया कि मान लीजिए कि ये 100 ml सॉल्यूशन है, तो इस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना भी ml घुला होगा, जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, उसी एक्सप्रेशन को ही हम यहां पर बताते हैं परसेंटेज v by v के टर्म्स में। ठीक, तो ये चीजें आने वाली हैं हमारे सामने। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, यह एक रेशियो है। ठीक है भाई, अगर यह एक रेशियो होगा सो इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। मतलब क्या कि जैसे हम लिखते हैं ना 1/2, सो 1/2 का एक मीनिंग तो 2/4 भी होगा, इसी का एक मीनिंग तो 4/8 भी हो जाएगा। एम आई राइट? हो सकता है ना ये सारा चीज, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सर इसका भी मतलब कई सारा होगा? ऑब्वियसली। सो परसेंटेज v by v की भी कुछ मीनिंग्स आने वाले हैं, वही मीनिंग आपको समझनी होगी। वही तो है वो कॉन्सेप्ट जिसको हम यहाँ पे समझने आए, वही हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो समझते हैं उस चीजों को। तो इसको हम रब कर देते हैं। आप लोग को नोट करना हो तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे की बातें करेंगे। ले लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने आपको पहले भी कह रखा है ना कि आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर बहुत मन कर रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे चैटिंग वैटिंग से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी तो आपके पास में एआई भी है, अगर एआई से भी नहीं हो रहा है ना तब कॉल कर लीजिए, हम आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके बता देंगे। ठीक है, आ जाएगा। सो मैं ये कह रहा था कि परसेंटेज v by v का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, सुनिए क्या है वो फॉर्मूला। तो हम यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें? तो ml में, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा सर? ये भी ml में होगा, और इनटू 100। ठीक है भाई, तो ये जो है ना हमारे परसेंटेज v by v का फॉर्मूला आ जाता है। ओवरऑल एक बात और समझिए, ये जो परसेंटेज v by v है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे वजन को ग्राम में, किलोग्राम में, दूरियों को मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ये ml से ml कट जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट बचेगा ही नहीं, और इस वजह से हम इसको एक विमाहीन राशि और मात्रक विहीन राशि भी कह सकते हैं। बोले तो यूनिटलेस क्वांटिटी हम इसको मान के चलते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज v by v is a function of temperature। अब ये क्यों लिखा? ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। ठीक है, तो हुआ ही क्यों, ये वेरिएशन क्यों आया?
क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। सो वो बात भी हम आगे कर लेंगे क्लियर, ठीक है। हाँ, अगर वो वाटर वगैरह की बात होती है तो फिर वहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का थोड़ा फंडा ही अलग हो जाता है। जैसे आपको पता होगा फॉर वाटर स्पेशली चीजें ऐसी चलती हैं इधर कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे बढ़ करके बाकी के टेम्परेचर की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, है ना, तो फिर यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है। क्यों भाई, पता तो होगा ये चीज आपको। सो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे बढ़ने पर डेंसिटी इसकी कम होती जाती है। और जब डेंसिटी बढ़ती है तो वहां पर अगर आपको पता हो ये फॉर्मूला D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही होगी तो वहां पे वॉल्यूम हमारा क्या होगा भैया, घट रहा होगा। सो यहाँ इस केस के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम हमारा पहले तो डिक्रीज करता है और वही इस पार्ट में अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पे घट रही है ना, तो डेंसिटी के घटने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वाटर का केस थोड़ा सा अलग है, से परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो वाटर के केस में क्या बताया आपको कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक चूंकि डेंसिटी बढ़ रही है इस वजह से वॉल्यूम इसका घटता है। और डेंसिटी जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ते हैं तो डेंसिटी में कमी आती है और इस वजह से इसका वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में वेरिएशंस आते रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर आप इसको नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब देखते हैं हम यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स को, ठीक है। तो जैसे यार अगर कहीं लिख दिया 12% V by V aqueous solution of HCl, aqueous solution of HCl, ठीक है। तो हमें ना बेसिकली इसका मीनिंग समझना होगा। मीनिंग समझ में आ गया मतलब समझिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस समझते हैं। तो यार यहाँ क्या लिखा 12% V by V, ओके। एक डेटा हमको यहाँ से मिलने वाला है, अभी देख लेते हैं इसको। इधर क्या लिखा है एक्वस सॉल्यूशन। आपको मैंने बताया था एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला इस सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर कोई और नहीं बल्कि वाटर है। एक बात यहां पे लिखा हुआ है HCl, सॉल्यूशन किसका है, तो ये HCl का सॉल्यूशन है। किस में बना है, तो वाटर में बनाया है, ठीक है। तो मतलब HCl हो जाएगा यहाँ का सॉल्यूट, ओके क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है आप उसको शॉर्टकट टेक्निक से ऐसे नोट करेंगे। 12 लिख लिया, परसेंटेज का मतलब 1/100 लिख लिया और V by V का मतलब यहाँ पर ऐसे V by V लिख लिया, ओके। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा है जो ऊपर वाला V होता है मतलब जो वॉल्यूम है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा हमारे सॉल्यूट के साथ। तो हम बताएंगे यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब कि जो सॉल्यूट है ना वो हमारे पास टोटल कितना है भाई 12 ml है, ठीक है। हमने एक ऐसा अपना सोल्यूशन एज्यूम किया है, राइट। तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं उस सोल्यूशन के लिए अगर हमारे पास इतना है डेटा अवेलेबल तो हम सोच सकते हैं एक पल के लिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा वो 12 ml रहा होगा और जो नीचे लिखा गया है V ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को। तो हमारे हिसाब से हमने जो माना है सॉल्यूशन वो उसका वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए, यानी ओवरऑल जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास वो कितना है सर, वो सॉल्यूशन तो है हमारे पास 100 ml।
उस 100 ml के अंदर HCl जो कि एक सॉल्यूट का काम कर रहा है वो कितना है सर, वो 12 ml। ओके, तो अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बोले तो जो वाटर है, वो कितने ml होंगे? हाँ सर बिल्कुल, टोटल सोल्यूशन में से क्योंकि हमको पता है ना सोल्यूशन जो है हमारा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद आता है, तो अगर हमें कभी भी सॉल्वेंट के रिलेटेड जानकारियां चाहिए हो तो फिर हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की जानकारी को घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमको, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर वाटर यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए तो हम 100 ml में से 12 ml को माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा। बोले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 88 ml। हाँ भाई सही तो है, ज्यादा हो गया। 10 माइनस 2 8 आ गया, करेक्ट है। और इधर बचा 9, 9 माइनस 1 8, सही तो था यार। ओके ओके, सो 88 ml हमारे पास वाटर आ जाएगा। मतलब ये इतना और ये इतना जब दोनों आपस में मिले तो बना 100 ml सोल्यूशन, और उस 100 ml सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहा है वो इतना रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज लिख दी जाए तो आपको ये सब बातें यहाँ से फाइंड आउट करने आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब इनका हम क्या करेंगे, तो आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे हम उसके अंदर इसका यूज करने वाले हैं, करेक्ट है भाई। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम फटाफट चीजों को और आगे समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको भी रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें बात करनी होगी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की, और ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपके पास ऐसा लिखा x% v/v, तो यहां से हम क्या क्या रिलेट कर सकते हैं, कोई भी एक सोल्यूशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी चीज का, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो इतना केवल अगर कहीं लिख देना तो हम यहां से ये सोच सकते हैं कि भाई अगर अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन रहा होगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर x ml सॉल्यूट मिलेगा। बात समझना भाई, अगर 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन रहा होगा तो x ml उसके अंदर हमको सॉल्यूट मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि फिर तो अगर 200 ml हमारे पास सॉल्यूशन रहे तो 200 ml सॉल्यूशन के अंदर हमको फिर मिल जाएगा 2x ml सॉल्यूट। इसी तरीके से 300 ml सॉल्यूशन रहे तो यहां पर 3x ml सॉल्यूट आ जाएगा। भाई जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी उसी तरीके से इसकी भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तभी तो इसका रेशियो हर एक टाइम पर सेम आ रहा होगा। जैसे आप यहां समझना, हमने यहां पे लिया रेशियो, तो x ml सॉल्यूट का होता है और 100 ml हमारा सॉल्यूशन का होता है, तो रेशियो क्या आ रहा है x/100, और x/100 को ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं x%, करेक्ट है, यही चीज को लिखा है भाई, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से सोच सकता हूँ कि लिखा है हमने 2x और यहाँ पे लिखा है हमने 200, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 2 से ये 200 कटेगा तो ये 100 आएगा, x/100 मतलब फिर से ये x% हो जा रहा है, मतलब दोबारा से इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 3x/300 तो ये फिर से कटेगा, 100 आ जाएगा, x/100 यानी वंस अगेन इसका मतलब x% आ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर केवल ये लिखा हो ना तो इस एक लिखी गई एक्सप्रेशन के तमाम मीनिंग्स हो सकते हैं, हजार मतलब हो सकते हैं भाई इसके, ठीक है। लेकिन इन सभी का मतलब एक ही हो रहा है। हमने इस बात को ऐसे लिखा तो भी वही, ऐसे लिखे तो भी वही, इस तरीके से लिखे तो भी वही, ठीक है। तो सभी का मतलब एक ही है, लेकिन इस एक का मतलब कई सारा हो सकता है। हाँ बहुत घुमा रहे हैं इसे,
क्या करें भाई, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एकदम लिमिटेड वे में चीजों को सोचें। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, राइट? तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी अधिक होनी ही चाहिए। सोचिए, सोचेंगे तभी तो। क्या करेंगे यार रख करके इस दिमाग का, केवल फालतू चीजें ओवर थिंकिंग तो हमें करनी नहीं है। हमें अपना जो माइंड है ना उसको एक सही जगह पे सेट करना है, तभी तो हम अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। देखिए, करते तो सभी हैं उसी काम को, लेकिन उस काम को करने का तरीका आप नहीं बदलेंगे तो आप में और बाकियों में अंतर नहीं रह जाएगा ना। तो आप इस टॉपिक को पहले भी पढ़े होंगे और आगे भी हो सकता है पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप अगर यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए तो कुछ तो आपको स्पेशल मिल ही जाए, मेरी ये कोशिश रहे। ठीक है, चलिए। तो आप इसका मतलब आई होप समझ रहे होंगे कि केवल इतना लिख देना ये कह नहीं सकते हम कि इसका मतलब यही है कि 100 ml सोल्यूशन और x ml सॉल्यूट। ये भी हो सकता है, अगर किसी ने इस बात का ये मतलब निकाला तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। ऐसा लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। बस हम अपनी सुविधा के लिए, चीजें आसान बनाने के लिए ये वाला एजम्पशन मान करके चलते हैं। बाकी मतलब तो ये भी हो सकता है हमारा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, और हम चाहेंगे कि आप इसको फिर से नोट कर लीजिए ताकि वो आगे की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर सके। ठीक है, नोट करिए इसको, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम एक और न्यूमेरिकल यहीं पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा उसके लिए, जरा देखिएगा। हाँ, हमने लिखा 25% V बाई V aqueous solution of एथेनॉल। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास में, राइट? तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं, क्या इतना लिखने का मतलब ये होगा कि 25 ml हमारे पास एथेनॉल है, या इसका मतलब हम ये कह दें कि 100 ml सॉल्यूशन है, या हम ये कह दें कि यहाँ पर 75 ml वाटर है, या हम ये कह दें कि सर हालात ऐसे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। बताइए। ठीक है, सो बच्चों बताइए, आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैंने लिखा तो है, बहुत शानदार चीज लिखा है, ध्यान समझना। आप अगर ये कहते हैं 25 ml एथेनॉल है, 100 ml सोल्यूशन है, 75 ml वाटर है, और मैंने एक तो बहुत ही स्पेशल सा व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख रखा है, कुछ कह नहीं सकते। इतना को देख करके हमने ये चार ऑप्शन बना दिए हैं। ऑप्शन को ये कहीं सही होगा, लेकिन आपको तो सिर्फ तीन तीन सही लग रहा है। बट मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैं इतना देख करके कुछ नहीं कह सकता हूं यार। मैं एजम्पशन मान सकता हूं, लेकिन ये कह देना कि इसका मतलब डेफिनेटली यही होता है, ये गलत होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो रही है, तो मैं आपको इस बात को एक्सप्रेस करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने ये लिखा ना, जरा सोचिए, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। ठीक है, आपकी बात को मैं सही मानता हूँ कि 100 ml सोल्यूशन रहा होगा और उस सोल्यूशन के अंदर 25 ml हमारा एथेनॉल रहा होगा। ऑलराइट, जरा बताओ भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 200 ml हमारे पास सोल्यूशन है और 50 ml हमारे पास एथेनॉल है, तो कहाँ हमने गलत कह दिया? आज भी इसका मतलब वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चेक करते हैं, 50/200 लिखेंगे। बताइए, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ऑब्वियसली कटेगा यार, कितनी बार में कटेगा? तो ये देखिए, यहाँ पर 2 से काट देते हैं। हाँ सर, प्यारा लगता है, दो से उड़ा देते हैं। 25 और यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्या 25/100 का मतलब 25% ही होता है? होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या हम यहाँ पर भी ऐसे कह सकते हैं 25/100, और इसका भी मतलब 25% ही होता है? तो मतलब तो इसका भी 25% है, मतलब तो इसका भी 25% है। यानी कि केवल इतना देख लेने के बाद से मन में ये नहीं चलना चाहिए कि केवल यही होगा। जिद तो बिल्कुल भी मत करो यार,
करो, बट इस चीज का तो जिद नहीं होना चाहिए कि नहीं सर हमारे सर ने बता दिया था कि इसका मतलब यही होता है, 100 ml सोल्यूशन रहेगा, 25 ml हमारे अंदर सॉल्यूट रहेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अभी अभी तो आपको बताया था। तो यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि 200 ml सोल्यूशन रहेगा और 50 ml हमारे पास सॉल्यूट रहेगा। सही बात है ना? तो कभी भी ऐसे डेटास को कलेक्ट करने के लिए केवल 2 से नहीं 3 से काम करना पड़ेगा। अब ये क्या कह जैसे 2 से नहीं 3 से काम करना पड़ेगा, बताता हूँ। केवल इतनी जानकारी के हिसाब से हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, बट अगर कहीं हमने ऐसा कहा कि 25% V by V एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल है और हमने ऐसा सोल्यूशन टोटल 1000 ml बनाया है, 1000 ml बनाया है, ये सॉल्यूशन है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन उसका इतना है और 1000 ml हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो अब आप यहां पे कुछ ना कुछ तो बता पाएंगे। कैसे बताएंगे जरा समझिएगा। आपको टेक्निक तो दिया ही था कि V by V परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो हम वहीं से इसको इंटरचेंज करते हैं, परसेंटेज V by V इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल दिया ना मैं? तो परसेंटेज V by V कितना है भाई? 25%। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? तो सर इतना है, तो बस कर दीजिए फटाफट, खत्म। यहाँ देखिए 250 ml ये आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से अगर इस डेटा के अलावा कोई और भी डेटा देगा तो हमको ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है? बट उस तरीके से तो काम हमारे गड़बड़ हो सकते हैं ना। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आई थी, समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो आई होप आपका ये परसेंटेज V by V का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, तमाम चीजों को सीखेंगे और समझेंगे, है ना भाई? मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि संघर्ष करना सीखो यार, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। बात को समझिए, केवल हमें फटाफट आगे बढ़ जाने से, लेक्चर खत्म कर देने से, सब चैप्टर खत्म हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। आजकल कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल का हो गया है, ठीक है? तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बेटर होगी तो काम गड़बड़ हो सकता है ना। तो पढ़े समझे अच्छे से सीखे चीजों को, ठीक है? कोई जल्दीबाजी का काम नहीं हम करते हैं, ठीक? सुना होगा जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, और आप तो प्यारे प्यारे इंसान हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। तो W बाई V परसेंट की तरफ चलते हैं, इसको आप वेट बाई वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो बेसिकली यहां पर भी आप समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि होता है ये द अमाउंट ऑफ solute in grams present in 100 ml of solution is termed as W by V। हाँ, ये एक नॉर्मल से मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, बट आपको पता है हम तो इसके अंदर भी गेम खेलते हैं, ठीक है? तो गेम फिर से खेलेंगे, चीजें फिर से समझेंगे। तो केवल आप इसको देख करके ये डेफिनेशन बना लीजिए, ठीक है? एग्जाम में पास होने के लिए सफिशिएंट है, बट कंपटीशन के लिए तो हमारा प्रोफाइल हाई होना ही चाहिए, ठीक है? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमने फिर से यहाँ पे ऐसे ही दे दिया, ठीक है? एक बात और, कुछ लोग कहेंगे सर फॉर्मूला नहीं दिया। हाँ ले लो भैया, फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? लिख देंगे, ऊपर वाला जो होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में है यहाँ पर, तो लिख देते हैं चीजें यहाँ पर। V का मतलब वॉल्यूम है, तो लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये तो कर लिया, और इनटू में 100 कर लीजिए, कर लीजिए, परेशान नहीं होना है। एक बात और,
यहाँ पर ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई होप इस बार तो आप समझ गए होंगे क्यों है टेम्परेचर डिपेंडेंट। बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम टर्म है। वॉल्यूम टर्म है तो वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो पूरा पूरा हमारा आंसर चेंज होगा। इसीलिए मैंने कहा ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना बेटा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाँ ये सब तो ठीक है, आप इसको जल्दी से कवर कीजिए। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। ले लिया? ठीक है ठीक है, आ जाइए हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके पिछले वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया है, इसलिए इसमें हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, आइए। तो अगर मैंने लिखा x% W/V, तो क्या हमारी ये पूरी टीम बता सकती है आंसर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या एक मतलब होगा? बताइए बताइए, क्या एक ही मतलब होगा इसका? ना, एक मतलब तो हो ही नहीं सकता है, इसके तमाम मतलब है, हजारों मतलब है, और हजार मतलब का एक मतलब है। जैसे इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, एजम्पशन, कि अगर हमने 100 ml सोल्यूशन ले लिया होता तो उसके अंदर x ml सॉल्यूट का मिल गया होता। बिल्कुल मिला होता। बट जरा सोचिए यार, अगर हमने 200 ml सॉल्यूशन लिया होता तो क्या इसका मतलब हम इसे सोच सकते हैं 2x ml सॉल्यूट आ जाता? शॉर्टकट का काम करेगा बच्चों। यहाँ देखिए, क्या हम इसे सोच सकते हैं भाई कि 300 ml सोल्यूशन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर 3x ml सॉल्यूट, यानी जिस रेशियो में ये बदल रहा है उसी रेशियो में ये भी बदलेगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। जब रेशियो है तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तमाम चीजों का एक मतलब दे करके जाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन वंस अगेन, x अपॉन 100 देखा भैया, x% देखा, 2x/200 देखा, ये कट पिट करके 100 मतलब x%। वंस अगेन 3x/300, क्या यहाँ पे आप इसको इससे उड़ाएंगे? x/100 मतलब x%। सबका तो मीनिंग एक ही आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं ना। तो कभी भी केवल एक चीज को देख करके आप ज्यादा आगे कूदने उदने मत लगिएगा, हमें डेटा चाहिए होगा। एक बात और, कभी कभी कुछ मजेदार क्वेश्चंस के अंदर जब ये परसेंटेज W/V का लाता है ना क्वेश्चन, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है, E इज इक्वल टू M/V। हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कराएंगे, शानदार अच्छे कंपटीशन लेवल तक के हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बोर्ड लेवल तो बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल भी हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो D इज इक्वल टू M/V का भी यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि M मास और V वॉल्यूम, तो कभी कभी हमें यहाँ पे वॉल्यूम और मास के साथ में खेलना पड़ सकता है। क्वेश्चन में दिखाऊंगा तब मैं आपको ये बात बताऊंगा। ठीक है, बस इतना समझिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, तो कभी कभी ये दे देता है, तो ये फालतू में नहीं देता डेंसिटी, कुछ तो मतलब होता है। ठीक है, तो आप इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है। क्या है भाई वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म? देखिए, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, और यहीं पे साथ में उड़ाते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, सो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इसको आप शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम, और इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं पीपीपी। ठीक है, सो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन दोनों एक साथ समझ कर खत्म करते हैं। यहां से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही समझ लेना होता है, बाकी तो काम खत्म है इसका। ठीक है, क्या है ये, तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। पहले ये बात समझिए, यूज कब करेंगे इसको? इसका यूज तब होता है जब हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, सॉल्यूशन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, सॉल्यूशन का मास बहुत ज्यादा हो।
और उसके अंदर थोड़ा सा हमने कोई सॉल्यूट यूज किया हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी एकदम तुच्छ मात्रा में होती है, तब हम यूज कर रहे होते हैं पीपीएम या पीपीवी का। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके यूजेस को ज्यादातर दिखाया जाता है। जब हमें फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के अंदर कोई मेडिसिन वगैरह बनाना होता है, तो फिर बनाते तो बहुत सारा है, लेकिन जो उसमें बाहर से एडिशनली केमिकल्स को डालते हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही पड़ता है। तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशंस को समझने के लिए हम पीपीएम या पीपीवी वगैरह को समझते हैं, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि इट इज यूज्ड when a very small amount of solute is added to a large amount of solution और सॉल्वेंट। एक बात। दूसरी बात, इन कंडीशंस में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल माना जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। अब आई होप ये तो आप समझ गए होंगे। बहुत बड़े सॉल्यूशन के अंदर अगर थोड़ा सा सॉल्यूट है तो वो रहे या ना रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं बात को? हाँ यार, जैसे हमारे पास यहाँ पे पूरा एक महासागर है। इस महासागर के अंदर से अगर हम एक गिलास पानी निकाल दें, चाहे एक गिलास पानी डाल दें, तो उसमें कौन सा ही भयानक वाला एकदम है ना तूफान आ जाएगा, कुछ होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब क्वांटिटीज बहुत बड़ी हो जाती हैं तो जो सॉल्यूशन का अमाउंट होता है ना, वो सॉल्वेंट के अमाउंट के लगभग बराबर मान लिया जाता है, क्योंकि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है वहां पर। और जब नेग्लिजिबल वाला कंडीशन होता है तभी तो हम इसका यूज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज आपको? ठीक है, हम आते हैं अब इसके फॉर्मूले के ऊपर। बस फॉर्मूला याद कर लेना। जब भी हमें पीपीएम में इसको एक्सप्रेस करना होगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, जो थोड़ा सा सॉल्यूशन, या कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वेंट, और यहाँ आपको लगा देना होगा 10 की पावर में x, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे पीपीवी का फॉर्मूला बताइए, तो आपको यहाँ लिखना है जनरली वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। और अभी भी बताया कि जहां सॉल्यूशन लिखा है वहां पर कुछ बुक्स ने सॉल्वेंट भी लिख रखा है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं आपको समझनी होंगी। 10 की पावर 6 मिलियन, और जो 10 की पावर 9 होता है ये मिलियन। इस वजह से आप चीजों को इस तरीके से रिलेट करते हैं। इसके बारे में बस आप इतना समझे, बहुत है अभी आपके लिए, ठीक है। बोर्ड वगैरह के अंदर इतना बहुत है, एनफ है यार, ठीक है। कॉम्पिटिशन लेवल की चीजें तो हम समझ ही रहे हैं, क्वेश्चन आने तो दीजिए, मजा तो करिए इसको। कर लिया होगा आप लोगों ने। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब हम उस लेक्चर के अंदर समझेंगे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देख रहे होंगे जिनको मोल्स नहीं निकालने आता है, क्योंकि उनके साथ दिक्कत है, मोलर मास नहीं उनको पता है। जब वो नहीं आप जानेंगे तो मोल्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, मोल्स नहीं होगा अगर कैलकुलेशन, तो फिर वो समझ सकते हैं मोल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मोलालिटी नहीं हो पाएगा, मोलारिटी नहीं हो पाएगा, नॉर्मलिटी नहीं हो पाएगा। तो उन सारी चीजों के लिए हम प्रिपेयर होने वाले हैं कल। सो कल आपके पास जाएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, देखिएगा जरूर, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ सके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।